हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, सदिश बीजगणित की जो प्रश्नावली 10.3 है उसे हम करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले बच्चों इसका जो बेसिक्स है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तो हम कक्षा 11 की फिजिक्स से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम अभी इस पर आधारित प्रश्न भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो सदिशों का गुणनफल। गुणनफल दो टाइप्स के होते हैं, सदिश गुणन, अदिश गुणन, जो कक्षा 11 की फिजिक्स में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वो सब चीज़ें आप जानते हो, वो भी मैं बताऊंगा। प्रक्षेप के बारे में भी हम जानेंगे, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, दो, पहले ढंग से पहले बेसिक समझेंगे। दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन। ठीक है, पहले मैं इसके बेसिक को समझा देता हूँ। आशा करता हूँ आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। अगर मानो मानो मेरे पास दो सदिश, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इस सदिश का नाम है आई प्लस 2j प्लस के 3k, और दूसरा मेरे पास बी है, प्लस में ही ले रहा हूँ सारे अभी, 2ij प्लस के। ठीक है, सबके ऊपर कैप लगता है। तो पहली चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ, दो टाइप के गुणन होते हैं। ठीक है, एक आपका आएगा a डॉट बी और एक आएगा आपका a क्रॉस बी। ठीक है, पहले a डॉट बी को मैं समझाता हूँ। ए यहाँ लिख दीजिए i प्लस 2j प्लस 3k डॉट, और यहाँ हो जाएगा 2i प्लस ये j प्लस k। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, आप जानते होगा, i डॉट i जो होता है वो 1 के बराबर होता है। बाकी अगर i के साथ j लग जाए तो उसका मान 0 होगा, i के साथ अगर k लग जाए तो उसका मान 0 होता है, etc। मतलब सेम टू सेम का मान 1 होगा, बाकी कोई आई के साथ कोई दूसरा, मतलब कोई डिफरेंट होंगे तो वो 0 हो जाते हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इनका करने का, जैसे ये आई है, ये आई है, इनके गुणज लेने हैं। गुणज क्या 2 है और इसका गुणज क्या है 1 है। तो 1 गुणा 2, प्लस का चिन्ह है 2, और इसका है गुणज 1, इसका गुणज 3 है, इसका गुणज 1 है। तो आंसर आ जाएगा 2 2 3, 3 2 5 और 2 7। ये आ जाएगा हमारा ए डॉट बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में कैसा नियम चलता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक ऐसा गोल चक्का बना दूँ। ठीक है, ये आई है, ये जे है, ये के है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, सिमेट्री दिखनी पड़ती है। अगर आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे होगा तो वो के बराबर होगा। ठीक है, के क्रॉस आई होगा, के क्रॉस आई होगा तो जे के बराबर होगा। ठीक है, और आई क्रॉस जे तो हो चुका है के, और जे क्रॉस के होगा तो वो आई के बराबर होगा। जे क्रॉस के होगा तो वो आई के बराबर होगा, आई जे के। अगर सपोज करो इधर का उधर कर दिया जाए, सपोज करो जे क्रॉस आई कर दिया जाए, जे पहले आई बाद में, तो ये माइनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई पहले आ जाए के बाद में आ जाए तो ये माइनस जे के बराबर हो जाएगा। के पहले आ जाए और जे बाद में आ जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो माइनस आई के बराबर हो जाएगा। सब में क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। अगर इसमें और बेसिक क्या होता है, अगर सेम टू सेम इसमें होता है ना, जैसे आई क्रॉस आई तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, जे क्रॉस जे etc, ये बेसिक चीज़ आप जानते ही हैं। जैसे ये मैंने समझा दी, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये ऐसा चिन्ह बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं आई जे के, और इसके जो गुणांक है पहला 1 2 3 चिन्ह के साथ 1 2 3, फिर क्या है 2 1 1 2 1 1। अब इसमें लॉजिक क्या होता है ना, सिंपल, जैसे आपने पढ़ा होगा, आई के लिए
इसके गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, गुणा खत्म, माइनस लग जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आई खत्म, जे लगा दो। जे के लिए 3 की गुणा 2 से होगा, पहले इसके 3 दूनी 6 और 1 कम 1। ठीक, 1 कम 1। अब आपको के निकालना है, के वाले के लिए इसको छुपाओ, 1 कम 1 और 2 दूनी 4। ऐसा आपने गुणा वज्र गुण विधि में पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में। ठीक है, यहाँ प्लस लिया है तभी इसका वो हमने किया है। यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस के 1 आई प्लस के 5 जे और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3 के। आंसर देखो, सिर्फ जे वाले के लिए डायरेक्शन चेंज होगी, डे वाले के लिए नियम चेंज होगा। 3 दूनी 6, इसकी गुणा इससे पहले होगी अगर प्लस में लेते हो। अगर तुम माइनस में लोगे तो फिर जे के लिए 1 गुणा 1 3 गुणा 2 ये होगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो वही आना है। तो ये ऐसे होता है। तो 2 टाइप के गुणन होते हैं तो सदिशों के, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज़ आप सीख के बेसिक है ना। अब आते हैं इसके कोण निकालने की बात करेंगे। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, स्केलर जब डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। डॉट वाला जो ये डॉट लगाता है ना वो अदिश गुणन होता है और जो क्रॉस होता है वो सदिश गुणन होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 सदिश हैं, आपके पास 2 सदिश ए और बी हैं, ये एक सदिश है और ये सदिश दूसरा है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है ना उसके लिए क्या सूत्र है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 2 सदिशों के बीच का कोण। 2 सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? एंगल। तो देखो मैं चित्र भी बना देता हूँ। ये एक सदिश है, ये एक सदिश है। ठीक है, इस सदिश का नाम हमारा ए है, इस सदिश का नाम हमने दिया बी, और इनके बीच जो कोण बन रहा है वो है हमारा थीटा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका जो सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी। सदिश है ए डॉट बी, बट्टे में लग जाता है मॉडुलस ए गुणे में मॉडुलस बी। ये होता है सूत्र। यहाँ से आपका थीटा मिल जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर के कॉस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए डॉट बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इस तरीके से आप सूत्र निकाल सकते हैं। इस सूत्र से आप थीटा कोण निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, उसे आप अपने नोट बुक में लिख लेना। क्या है? यदि सपोज करो अगर ए सदिश 0 है या फिर बी सदिश 0 है तो थीटा परिभाषित नहीं होगी तब, और इस स्थिति में ए डॉट बी 0 हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है। बट्टे में 0 हो जाएगा तो किसी के बट्टे में जब 0 हो जाता है वो अपरिभाषित हो जाता है। तो ऐसा स्थिति पॉसिबल नहीं है। अब कुछ इसमें नोट्स हैं, जैसे ए और ये जो डॉट बी होता है एक वास्तविक संख्या आती है हमेशा। जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था ना, 2 सदिशों का जो गुणन किया था हमने, ए डॉट बी किया था, तो एक वास्तविक संख्या आई थी 7। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है कि जब आप ए डॉट बी करोगे तो आपको एक वास्तविक संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी 2 शून्येतर सदिश हैं। ठीक है, और ए डॉट बी का मान आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अगर 2 सदिशों की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है ना, तो वो तभी संभव है जब वो आपस में क्या हो? लंबवत हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल मैं बताऊं, अगर ए डॉट बी 0 आता है तो इसका मतलब है कि ए और बी परस्पर आपस में लंबवत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ऐसा फिगर बनेगा, ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, ये आपस में जो कोण बनाएगा ना वो लंबवत होगा इनके बीच। ये ए सदिश है, ये बी सदिश है। ठीक है, तो यदि ए डॉट बी अगर 0 होता है तो ए सदिश बी पर क्या होगा? लंब होगा, लंबवत होता है। ठीक है, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चित्र भी मैंने बना कर दिखा दिया, नोट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे।
कह रहे हैं यदि थीटा का मान 0 होता है, ठीक है, जो सूत्र मैंने भी आपको लिखा था, अगर थीटा का मान 0 है उस स्थिति में क्या होता है ना, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी के बराबर होता है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। और ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर होता है, ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक। और यदि थीटा का मान पाई होता है, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, थीटा का मान 0 हो तो वो तो मान रखने पे भी मिल जाता है। ये थीटा का मान यहाँ इस सूत्र में रख देंगे ना, तो वो जो चीज़ आएगी वो तो कैलकुलेशन में मिल जाएगी, क्योंकि कॉस पाई का मान -1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो उससे वो मिल जाएगा। बाकी ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। और ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। तुम ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, वो आपस में बराबर होता है। इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में ए डॉट बी निकाला था, तुम बी डॉट ए निकालोगे तब भी आंसर साथ ही आएगा, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक। उसके साथ साथ इसमें साहचर्य नियम भी लगता है, और साहचर्य नियम बोल रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, एसोसिएटिविटी अंग्रेजी में बोलते हैं। ये चीज़ भी लगती है, वितरण नियम के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगता है, ये चीज़ होती है, आगे पीछे कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसको अच्छे से पहले समझाऊंगा मैं सबसे इजी वे में, ठीक है, सबसे इजी वे में आपको समझाऊंगा, और इस पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। क्या है टॉपिक है बच्चों, एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर किसी रेखा पर प्रक्षेप। अब कई बच्चे इस प्रक्षेप का मतलब नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था, मेरे क्लास 12 के जो टीचर थे इतने बकवास टीचर थे ना, क्या बताऊँ। मैं हमेशा प्रे करता हूँ ऐसा टीचर किसी को कभी ना मिले, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था कक्षा 12 में, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं आपको बताऊँ मैं क्लास 12 के बाद सीखा हूँ, खुद से पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके, ठीक है। कक्षा 12 में बहुत रोता था, इतना गरीब था, ट्यूशन नहीं थी आपके पास, तो यूट्यूब्स वगैरह तब तो ये सब कुछ संसाधन में नहीं थे, तो मैं क्लास 12 में बहुत रोता था मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। प्रक्षेप का आप सिंपली वर्ड समझ लो, छाया। बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। छाया समझते हैं ना। सपोज करो बच्चों, आपके पास एक ये एक वेक्टर है, ठीक है। प्रक्षेप निकालने के बोलेगा एक वेक्टर का दूसरे पर प्रक्षेप क्या होगा, ठीक है। सपोज करो इस वेक्टर का नाम मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। इस वेक्टर का नाम मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। और यहाँ कहीं पर एक वेक्टर मैंने ले लिया, और इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पोजीशन सेम है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु सेम है। इस वेक्टर का नाम मैंने बोल दिया, इस वेक्टर का नाम मैंने बोल दिया ए, ठीक है। अब इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पर प्रक्षेप का मतलब होता है छाया। देखो ये इसका अंतिम बिंदु है, तो जो छाया बन सकती है इस बिंदु से ऐसे बन सकती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर है, ऐसा है, इसकी छाया अधिकतम इसके नीचे नीचे ही बनेगी, यहाँ पर कभी नहीं आएगी। अगर कोई बिंदु तुम यहाँ लोगे तो उसकी छाया यहाँ तक बनेगी, कोई बिंदु यहाँ लोगे तो उसकी छाया यहाँ बनेगी, कोई बिंदु यहाँ लोगे तो उसकी यहाँ बनेगी, और कोई बिंदु यहाँ लोगे तो उसकी अधिकतम छाया की बात हो रही है, यहीं तक बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो जगह कितना घेरा उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जगह घेरा। और यही जो चीज़ है ना बच्चों, यही जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है प्रोजेक्शन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रोजेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। और यही चीज़ हमें निकालनी होती है, यही चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाऊं, ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको समझाऊं। और यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये एक वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए, इसके बीच में जो कोण बनता है ना, इसे मैंने, कोण इधर से जाता है यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये थीटा कोण हो गया, ठीक। अब इसका जो मान होता है, ठीक है, इसका मान होता है ए साइन थीटा और इसका मान होता है ए कॉस थीटा। अब ये चीज़ मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोण क्या है, थीटा है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है,
और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्षैतिज दिशा में और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में है। ठीक है, इसका मान हमारे पास अभी, अगर तुम मान लो कि ये आर है, तो इस ऊर्ध्वाधर का मान क्या होता है? आर साइन थीटा। ठीक है, और इस क्षैतिज वाले का मान क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आर कॉस थीटा। और ये आर, इस प्रश्न में आर की जगह पर हमारे पास क्या है? ए है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इस कॉम्पोनेंट का मान ये हो जाएगा मॉडुलस ए साइन थीटा। अब मॉडुलस क्यों लिया है? क्योंकि जो यह एक तरीके से दूरी है और दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, तब यहाँ पर मॉडुलस ले लिया गया है। और इस वाले पार्ट का मान क्या हो जाएगा बच्चों? इस वाले पार्ट का मान, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, इसका मान हो जाएगा मॉडुलस ए कॉस थीटा। ठीक है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको आसान शब्दों में, ये ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये जो लंबाई है, प्रक्षेप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रक्षेप की लंबाई। प्रक्षेप क्या है एक्चुअली? इस वेक्टर का, इस सदिश का इस वेक्टर पे जो छाया है वही प्रक्षेप है। इसका इस पर, इस वेक्टर का इस पर छाया है। ठीक है ना, वो चीज़ ध्यान इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्षेप की लंबाई हमारे पास क्या है बच्चों? ये है ए कॉस थीटा मॉडुलस में। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपको पता है कि ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है बच्चों? ए डॉट बी जो होता है वो आपका होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों? ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उस चीज़ को लाने के लिए, देखो इस चीज़ को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो यहाँ पर ऑलरेडी ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है। मुझे अगर मैं बी मॉडुलस बी से ऊपर नीचे भाग दे दूँ इस वाले में, ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ है। मैं क्या कर रहा हूँ? मॉडुलस बी से ऊपर भी गुणा किया, मॉडुलस बी से मैंने नीचे भी गुणा किया, और ये चीज़ है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों? ये चीज़ हो जाएगी ए डॉट बी। ये चीज़ क्या हो जाएगी? इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी, लिख सकता हूँ। और इसके अपॉन में क्या है? मॉडुलस बी। अभी मैंने इससे पहले वाले जो प्रश्नावली मैंने आपको करवाई थी, वो उसमें मैंने क्या सिखाया था आपको? मात्रक सदिश। अगर सपोज करो ए कोई सदिश होता था, उसका मात्रक सदिश ए कैप होता था, वो क्या होता था? ए वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक है ना, ये क्या है? बी वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा? बी कैप। ठीक है, अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये क्या हो जाएगा? बी कैप। तो इस सदिश पर जो प्रक्षेप है वो निकालने का सूत्र भी मिल गया हमें, और इसी के द्वारा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हल करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ये होता है फार्मूला। और मैंने आपको हर एक चीज़ डीपली और आसान तरीके से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत परेशानी है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है। ये जो मैंने आपको फिगर समझाया था वो इसमें समझाया था 90 वाले में। ये चीज़ इधर भी हो सकती है, इधर जगह चला जाए तो इधर प्रक्षेप बनेगा, अगर इधर आ जाए तो इधर प्रक्षेप बनेगा। चारों क्वाड्रेंट के फॉर्म में बना के रखा है एनसीईआरटी में। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी है, और उसी पर ही क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अब इसमें कुछ नोट लिखे हुए हैं, उसको समझते हैं। प्रक्षेप की बात मैंने कर दी, वो सब छोड़ दिए, ये भी मैंने समझा दिया, ये हो चुका है। अब आपको जो मेन याद रखनी है, ये 3 और 4, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। अगर थीटा का मान 0 है तो ए बी का प्रक्षेप स्वयं ए बी होता है। मतलब अगर थीटा का मान 0 ना, जिस चीज़ का प्रक्षेप निकाल रहे हो उसका मान वही होगा। ठीक है, अगर थीटा का मान पाई है तो ए बी का प्रक्षेप, तो ए बी का प्रक्षेप फिर उल्टा डायरेक्शन बी ए होगा। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। अगर थीटा का मान π/2 या फिर 3π/2 है तो ए बी का प्रक्षेप 0 होता है हमेशा। क्या होता है? 0 सदिश। ये 3 और 4 ये जो पॉइंट इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, इस पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं, बेसिक मैंने समझा दिए हैं, अब सीधा प्रश्नावली पे आऊँगा। और ये जितने भी उदाहरण है बच्चों एकदम मक्खन की तरह इजी है, क्या बताऊँ यार। ये उदाहरण मेरी तरफ से पहले ही आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ सारा, इसे आपको खुद करना है, पर अभी नहीं करना है। पहले आप मेरी प्रश्नावली जो मैं आपको करवाऊँगा उनको देखिए, इनको देखने के बाद वो क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेगा, चुटकियों में हो जाएंगे और पहले से ही सरल है उदाहरण, है ना। तो ये खासियत है, पहले इनको करते हैं, उनके बाद आप उदाहरणों को देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने समझ लिया है ना तो एक भी उदाहरण आपसे रुकेगा नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करें क्वेश्चंस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो बच्चों। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो सदिश ए बी के परिमाण, परिमाण मतलब मॉडुलस दे रखे हैं, √3 और 2 है, और ए डॉट बी √6 है, तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, दो सदिश हमें ए और बी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाण दे रखे हैं ना। पहला परिमाण दे रखा है √3 ए का, फिर हमें दे रखा है दूसरा का भी परिमाण दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2, और हमें दे रखा है बच्चों ए डॉट बी, ठीक है, अदिश गुणन कहते हैं इसे, √6 दे रखा है। तो हमें कोण ज्ञात करना है, माना वह कोण थीटा है, और हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो बेटा, जो फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस थीटा जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है ए डॉट बी बट्टे में मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ये सूत्र हम जानते हैं, ठीक है ना। अब इसी का उपयोग करेंगे, कॉस थीटा ए डॉट बी हमें दे रखा है √6, मॉडुलस ए हमें दे रखा है √3, और मॉडुलस बी हमें दे रखा है 2, ठीक है। √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √3, और ये √3 है, 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √3 से √3 कटा, √2 से √2 कटा, मतलब ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉस थीटा ऊपर से 1 नीचे से √2, 1/√2, इधर कॉस है बराबर का चिन्ह, इसका मान भी मुझे कॉस में सोचना पड़ेगा। 1/√2 कॉस किसका मान होता है बच्चों, कॉस 45 का मान होता है, कॉस π/4, रेडियन में आंसर छोड़ना है। तुलना करेंगे, कॉस से कॉस हटा, थीटा का मान क्या जाएगा π/4। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं ये सदिश है और ये सदिश है, मतलब ये मान लो कि ये ए है ये बी है, इनके बीच का कोण निकालना है सेकंड वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो दिया है को अंग्रेजी में गिवन कहते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, दो सदिश, माना ये जो ए सदिश है वो है i - 2j + 3k, और जो दूसरा सदिश b है वो हमें दे रखा है बच्चों 3i - 2j + k। सबके ऊपर कैप होता है बच्चों, वो मैं नहीं लगाता, बट आपको लगाना है, ठीक है। वो तो हमें इनके बीच का कोण निकालना है, ठीक है, तो वही आप लिख देना, माना वह कोण थीटा है, उसका फॉर्मूला जानते हैं आप, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इन चीज़ों को पहले कैलकुलेट कर लो, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। ए क्या है बच्चों, i 2j, ये ए है और ये बी है,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया आई की गुणा आई से लेती हैं 3 और इसका गुणज 1, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस प्लस 3 और इसका गुणज 1, 3 1 कम 3, तो ये आ गया 10। ठीक है, अब हमें मॉडुलस ए निकालना है। ये ए है ना, गुणज आई का गुणज 1, जे का गुणज माइनस के 2 स्क्वायर, के का गुणज 3 स्क्वायर। हल कर लो, ये आ गया 9, तो ये आ जाएगा √14। अब हम मॉडुलस बी निकालेंगे। ये बी है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के का गुणज 1 है, तो ये भी शायद वही आ जाएगा 9 4 1 √14। ठीक, अतः cos थीटा, तो यहाँ पर मान रखना है। अतः cos थीटा ए डॉट बी का मान कितना है 10 और मॉडुलस ए का मान √14 और मॉडुलस बी का मान भी √14। √14 गुना √14 सिर्फ 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो कॉस है, इधर आके इन्वर्स में लग जाएगा, कॉस इन्वर्स 5/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर, आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कह रहे हैं आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इस पर इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो देखो, आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात करना है। जिसका ज्ञात करना है ना, उसका ए मान लो, माना किसका ज्ञात करना है, आई माइनस जे का, इसको ए मान लो। किस पर ज्ञात करना है, बी पर, यानी कि आई प्लस जे पर ज्ञात करना है ना, इस पर ज्ञात करना है, इसको बी मान लो। ठीक है, आप जानते हैं चूंकि ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है, उस जिसका होता है उसको तो वैसे ही रखो, जिस पर ज्ञात करना है उसका मात्रक सदिश निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना। तो ए, इसका मात्रक सदिश निकालना है, तो ए यहाँ डॉट है, यहाँ लग जाता है बी और यहाँ लग जाता है उसका मॉडुलस। ये चीज़ हमें निकालनी है, ए और बी। ए हमारे पास है आई माइनस जे, बी हमारे पास है आई प्लस जे, और बी ये है मॉडुलस निकालना बी का, आई का गुणज 1, जे का गुणज 1। ठीक है, आई का आई के साथ गुणा होगा 1, आई का गुणज 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 कम 1, माइनस प्लस माइनस, इसका गुणज 1 है, इसका गुणज 1 है 1, और यहाँ आ जाएगा 1 और 1 2, 0/√2, तो आंसर आ जाएगा 0। 0 के बट्टे कुछ भी हो वो क्या होता है, 0 होते हैं। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सदिश, इसका इस सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, यानी कि ये ए है, इसको बी मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ए हमें क्या दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा आई। ठीक है, जिसका का बोलेगा ना उसको ए मानना है, जिस पे पर बोलेगा उसको बी मानना है। आई प्लस 3j प्लस 7k, और बी हमारा है 7i माइनस के जे प्लस के 8k। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, ए डॉट ये चीज़, यानी कि ए डॉट बी अपॉन में मॉडुलस के बी।
है कि नहीं। तो ए क्या है हमारे पास, आई प्लस 3j बी का मॉडुलस निकालना है 7 का वर्ग, यहाँ जे का कॉलेज -1 है, -a का वर्ग और यहाँ 8 है वर्ग। ठीक है, अब ऊपर कैलकुलेशन करनी है। इसका गुणा 1 है, इसका गुणा 7 है, 1 7 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 3, इसका गुणा 1 है, 3 1 3 प्लस इंटू प्लस 7 8 56 और इसको कैलकुलेट करो, 7 7 49, 1 का वर्ग 1, 8 8 64। ठीक है, सो ऊपर 7 में से 3, 7 में 4 56 और 4 60 हो गया, और नीचे इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 114 अंडर में। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। प्रत्येक मात्रक सदिश है, प्रत्येक मात्रक सदिश तभी हो पाएगा जब उनका मान 1 के बराबर आएगा। और यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, हर एक दूसरे मतलब a डॉट बी 0 होगा, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c में a डॉट बी 0 होगा, b डॉट c 0 होगा, c डॉट a 0 होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, कैलकुलेशन कई बार होगी लेकिन मैं एक का कर दूंगा, बाकी इसी प्रकार आप कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखे हैं, माना करके लिख देते हैं। जो ए वेक्टर है 1 के बट्टे में 7 है और ऊपर है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, फिर दूसरा बी वेक्टर मान लो, वो हमें दे रखा है 1 बट्टे 7 3i माइनस के 6j प्लस के 2k। और जो सी वेक्टर दे रखा है हमें, सी वेक्टर का दे रखा है 1 बट्टे 7 6i प्लस के 2j माइनस के 3k। ठीक, सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हर एक वेक्टर मात्रक सदिश है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यदि ए मात्रक सदिश है तो इसका जो मान है वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर ये मात्रक सदिश, इसका मान भी 1 होना चाहिए, इसका मॉडुलस का मान भी 1 होना चाहिए। अर्थात कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कोफिशिएंट है ना, जो उभयनिष्ठ है, उसका स्क्वायर वगैरह नहीं करना है, ये ध्यान रखना। 1 बट्टे 7 बाहर आ जाएगा टोटल के। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उसका अंडर रूट में स्क्वायर कीजिए। 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। सो ये तो 1 बट्टे 7 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40 49, अंडर रूट 49 बट्टे में 7, 7 बट्टे में 7, 7 1 कम 7। चूंकि मॉडुलस ए का मान 1 है, अतः ए एक मात्रक सदिश है। ठीक है, तो यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, बाकी आपका कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना। इसी प्रकार बी सी भी मात्रक सदिश होगा, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये जो बी वेक्टर है और ये जो सी वेक्टर है वो भी क्या हो जाएंगे, मात्रक सदिश हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए भी कैलकुलेशन करके देखना, इसके लिए भी देखना, वही आएगा। अब क्या है, देखो यदि आपको चेक कर, ए बी पर लंबा है, बी सी पर लंबा है, सी ए पर लंबा है, ये सब दिखाना है। मैं ए और बी का जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आप बी और सी का दिखाना और सी और ए का दिखाना। ठीक है, यदि ए बी पर लंबवत है तो
ए डॉट बी शून्य होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है। तो अर्थात निकालो ए डॉट बी। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और बी हमारे पास क्या है 1/7 3i माइनस के 6j प्लस के 2k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में आ जाओ पहले। एक कम एक 7/49 1/49 तो बाहर आ गया। अब जानते हो आई क्या गुणा आई के साथ 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 3 छंग 18 प्लस प्लस 6 दूनी 12। तो देखो 12 और 6 क्या हो गया 18, और ये माइनस के 18 बट्टे में 49, तो 0/49 यानी कि 0। चूंकि ए डॉट बी 0 है, अतः ए बी पर लंब होगा। ठीक है, लंब होगा, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार बी वेक्टर सी पर तथा सी वेक्टर ए पर लंब होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, मैं तो ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, बट आपको करनी है। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसमें आराम से हो जाएगा। ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। जैसे मैंने ए डॉट बी निकाला, आपको बी डॉट सी निकालना है, फिर सी डॉट ए निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि ये चीज़ इसके बराबर है और मॉडुलस ए 8 इसके बराबर है, तो ए एवं बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मॉडुलस ए, ठीक है, ए का परिमाण और बी का परिमाण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, तब पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए बच्चों। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो ए वेक्टर का परिमाण है वो 8 वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। मतलब ए का परिमाण बी के परिमाण के 8 गुना है, ये चीज़ हमें दे रखी है। और हमें मॉडुलस ए का परिमाण व बी का परिमाण हमें ज्ञात करना है, ए और। ठीक है, ये क्या होंगे, और ये चीज़ हमें दे रखी है कि जो ए प्लस बी वेक्टर है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है ए माइनस बी वेक्टर की, वो हमें 8 दे रखा है। वो हमें क्या दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है। ठीक है, सो आगे हमें इसको क्या करना, हल करना है। देखते हैं। सो देखो, प्रोडक्ट करके मैं सिखाता हूँ, मैं डिटेल में करूँगा, शॉर्टकट नहीं। ए डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ठीक है, फिर ए का ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस लग जाएगा। ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ हो गया, प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, प्लस माइनस माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ये 8 है। सेम टू सेम जब होते हैं तो उसका मान मॉडुलस ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है ना। तो ये ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम टू सेम चीज़ें, प्लस माइनस कट गए, तो यहाँ से माइनस बी डॉट बी यानी कि माइनस इसका स्क्वायर 8, और ए हमें 8 भी दे रखा है। ठीक है, इसका मान हमें 8 भी दे रखा है। ठीक है, समीकरण 1 से
ठीक है, यहाँ मान रख देंगे। मॉडुलस ए का स्क्वायर है तो ये है 8 मॉडुलस बी स्क्वायर। 8 8 64, 64 बी स्क्वायर, और इधर है मॉडुलस बी स्क्वायर। और यहाँ 8 घटाओगे 64 में से 1 तो यह 63 आ जाएगा 63। ये गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, सो जब इसका, क्योंकि मॉडुलस बी निकालना है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 8 का वर्गमूल दिखा देता हूँ पहले। तो वर्गमूल जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 2√2 और ये रहेगा 63। ठीक है, 63 को तुम और थोड़ा सरल कर सकते हो। 63 को मैं लिख सकता हूँ 9 7 63 ना। हाँ, तो 9 का होता है 3, 3 9 7 ये आ जाएगा। तो b का मान तो ये आ गया 2√3/3√7, ये आ गया b का मान। ठीक है, अब आपको a का मान निकालना है। यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 से, चूंकि a का जो मान है वो 8 b के बराबर है और b का मान उठाकर तुम यहाँ पे रख दो। तो 8 ये है 2√3/3√7। तो मॉडुलस ए का मान क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16√3 बट्टे में 3√7। ठीक है, ये हमारा ए का मान आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने बेसिक सीखा और इतने ही रखते हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप कर लो, और मेरी तरफ से आपको होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन कहाँ तक करने की। क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 17 तक आराम से कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं वैसे। तो उदाहरण नंबर 18 तक मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, जो कि पहले से इस पहले खुद करना है। उसके बाद नहीं होता तो एक बार देख लेना एंड। ठीक है, 19 20 बाकी वीडियो में देखेंगे। तो 6 तक हो गया, बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे आराम से।